तो हम पढ़ रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार, शक्ति और ऊर्जा। कार जो है उसे W से दर्शाया जाता है और W जो कार है वो इक्वल टू होगा F यानी जो बल, किसी बल द्वारा किया गया कार्य, कोई किसी बल से जो कार्य किया गया वो बल, और D उस बल से के कारण जो विस्थापन हुआ है वो विस्थापन। तो जो बल और जो विस्थापन है ये दोनों ही वेक्टर राशि है, यानी सदिश राशि है। तो हमने देखा था कि जब किसी प्रोडक्ट में कोई दो चीज़ हों, मैंने एफ और डी मान ली, और एक वेक्टर राशि और एक नॉन वेक्टर राशि, तो जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी एक वेक्टर राशि होगा। और अगर दोनों ही अदिश राशि हैं तो जो प्रोडक्ट है वो भी अदिश राशि होगा। लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि दो अगर वेक्टर राशि का प्रोडक्ट है तो वो जो राशि है वो अदिश होगी या सदिश। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट की जो वेक्टर राशि हैं, तो जब ऐसा केस बनता है तो राशि जो है वो सदिश भी हो सकती है और अदिश भी। यहाँ पे जो कार है वो एक अदिश राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है, क्योंकि F यानी बल का मात्रक हो गया न्यूटन और विस्थापन D का मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर जो हो जाएगा 1 जूल। तो जब अदिश राशि होती है तो दो वेक्टरों के बीच में हम डॉट लगाते हैं, तो A डॉट B, तो इस तरह लिखेंगे अगर अदिश राशि है। और जब इनको अगर बीच में अगर हम थीटा के में लिखेंगे तो ए इंटू वी कॉस थीटा आएगा, यानी कि अदिश राशि है। और अगर जो कोई वेक्टर राशि है, दो वेक्टरों का प्रोडक्ट एक वेक्टर राशि है, तो फिर हम उनके बीच में क्रॉस का निशान लगाएंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये एक वेक्टर राशि हो जाएगी, सदिश राशि। और इसको जब लिखेंगे तो ये इंटू बी, इसमें वेक्टर में साइन थीटा आएगा। तो जो हमारा बल है वो क्या है, वो एक अदिश राशि है, तो इसको इस तरह लिखा जाएगा। अब जो बल को हम बल इस तरह रहता है, कोई ये रिफ्रेश है और यहाँ पे ये है सरफेस, यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो ये यह इसके बाद ये इसको मैं इस तरफ बल लगा के खींच रहा हूँ, तो मेरा बल भी यहाँ है और मेरा विस्थापन भी इसी तरह है। तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा सेम हो तो मैं F इंटू डी अकेला लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो मैंने मान लीजिए कि मैंने 6 न्यूटन का बल लगाया और विस्थापन जो है वो 4 मीटर हुआ है, तो जो मेरा कार होगा वो 6 इंटू 4 24 जूल मेरा कार हो जाएगा। लेकिन अगर ये मेरे पास ये सरफेस और ये चीज़ रखी हुई है और इसके ऊपर मैं जो बल इस दिशा में ना लगा के हुए इस दिशा में लगाऊँ, यहाँ मेरी ये दिशा हो गई मेरी बल की और ये दिशा हो गई मेरी विस्थापन की, ये वाली विस्थापन की, तो इनके बीच में एक थीटा बनेगा। फिर अगर मुझे कार निकालना है तो फिर मुझे ये इस cos बाय थीटा से निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं मान लूँ जैसे 45 डिग्री है, तो जो मेरा हो जाएगा, मैंने 6 मैंने न्यूटन का बल लगाया, 4 क्रॉस नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डॉट रहेगा, और 4 मेरा रहेगा, 4 विस्थापन होगा और cos 45 हो जाएगा 1√2। तो ये इतना जो है मेरा इतना कार हो जाएगा जूल का। तो इस तरह कर सकते हैं। और अगर ये मेरे पास ये है, अगर मैं यहाँ से एक यहाँ से घर्षण बल लगेगा इस पे इस साइड, एक यहाँ से जो मैं विस्थापन लगाऊंगा, और एक यहाँ से ये बल लगेगा जो mg बल लगेगा, जो होगा हमारा क्या, भार का बल। तो मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ से बल निकालूँ तो मैं यहाँ से बल लगा सकता हूँ, यहाँ से भी, यहाँ से घर्षण बल करेगा, तो घर्षण और ये विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो घर्षण तो कोस 180 डिग्री जो होता है वो कोस 180 डिग्री, तो कोस 180 डिग्री होगा -1। तो ये जो मेरा थी, तो यहाँ जो घर्षण के द्वारा जो बल किया जाएगा वो माइनस में काम किया जाएगा, और यहाँ से जो किया जा रहा था पॉजिटिव में काम किया जा रहा था। और यहाँ इससे जो बल किया जाएगा तो इसमें और विस्थापन के बीच में कितने का है, 90 का, तो cos 90 जो होता है वो 0। तो जो ये है जो भार द्वारा जो काम किया जाएगा, भार बल के द्वारा, वो 0 काम किया जाएगा। तो यानी कि जो वर्क है वो 0 भी हो सकता है, माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। उसके बाद बात करें हम, तो घर्षण बल से हमेशा जो घर्षण बल से
माइनस में भी काम हो सकता है, जीरो में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। कैसे देख लेते हैं। ये है सरफेस पे ये डिब्बा रखा हुआ, इस पर ये डिब्बा रखा हुआ है। अगर मैं इसको खींच रहा हूँ तो इसके साथ साथ ये भी खींच रहा है, जबकि इस पर तो कोई बल ही नहीं लगा रहा है, हम तो बल इस पर लगा रहे हैं। तो इस पे बल इसे ये जो है घर्षण के कारण, इसके अंदर घर्षण है, तो ये घर्षण इस अगर मैं इसको अगर घर्षण नहीं होता तो इसको खींचता, ये डिब्बा यहाँ से यहाँ पर गिर जाता। तो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर ये क्या घर्षण काम कर रही है, घर्षण के कारण ये भी खिंच रहा है। तो यानी घर्षण के कारण ये जो है पॉजिटिव जिस ट्रैक में हम खींचा उसी डायरेक्शन में भी ये डब्बा खिंच रहा है, यानी डायरेक्शन की दिशा में ही काम हो रहा है। तो पॉजिटिव काम होगा, यानी घर्षण से नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव में भी आ सकता है और माइनस भी हो, जीरो भी हो सकता है। तो ये हो सकते हैं घर्षण बल द्वारा कार्य। तो वर्क में हमें बस ये देखना है कि हमने जो बल लगाया है, बल और विस्थापन की डायरेक्शन क्या है, बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना है, तो उससे हम निकाल देंगे। तो कितने बल लगाने पे कितना विस्थापन हुआ है, तो उसके बाद हम अगर कोण बीच में है तो हम ये वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो ये हमारा वर्क हो गया। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय जो टॉर्क होता है, टॉर्क इस तरह से होता है, इसमें इस साइड भी बल लगाया इस साइड बल लगा जाता है। जैसे गाड़ियों में जो नट होता है उसे टॉर्क करते हैं, तो इसमें इस साइड तो वो टॉर्क हो जाता है। तो वो एक टॉर्क होता है। लेकिन जो टेंसोर है वो प्रा प्रा प्रादिश राशि वो होती हैं जो ना तो सदिश होती हैं और ना ही अदिश होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जड़त्व आघूर्ण हो गया, अपवर्तनांक हो गया, जो ना ही सदिश है और ना ही अदिश है। यदि किसी वस्तु को 30 डिग्री के कोण पर 10 न्यूटन के बल से 15 मीटर दूर ले जाया जाए तो कितना कार्य होगा। तो ये ठीक उसी तरह है। ये देखिए, तो हमें कोण मिल गया, विस्थापन की दिशा मिल गई, तो हम इसमें सीधा रख देंगे। 10 न्यूटन का बल लगाया, 15 मीटर दूर गई और 30 डिग्री के ये कोस 30 का मान ये आ जाएगा। तो ये हमारा वर्क निकल आएगा। वेग व विस्थापन की दिशा समान होती है। देखिए, जब हम किसी जो वस्तु जा रही है, जैसे ये है, ये हमारा सर्कल है, यहाँ से जो ये तार बंधा हुआ है समझ लीजिए, और इसकी जो चीज़ बंधी हुई है इस तरह, तो वो इसको कहाँ खींचेगी, सेंटर की ओर खींचेगी। लेकिन ये इसका विस्थापन की दिशा ये है, ये अगर ये इस पर तार नहीं बंधा तो ये चीज इस तरह जाना चाहती है, लेकिन इस पर तार बंधे को कारण वो यहाँ पे आ रही। तो इसकी जो विस्थापन की जो बल वेग की दिशा है वो इस साइड है। इसके हर कोण में वेग की दिशा इस साइड होगी, इस साइड होगी, इस साइड होगी। तो यानी जो वेग की दिशा होगी वही विस्थापन की दिशा होती है। अगर मैं कोई चीज़ जैसे ये सरफेस था, यहाँ से मैं इसको बल की तरफ खींच रहा था, तो ये इस साइड जा रही थी, इस साइड इसका चाल इसका वेग था। तो यानी यही इसकी क्या थी, बल की दिशा थी। तो जब एक कोई ऐसे सर्कल में कोई चीज़ हो तो उसकी जो वेग की दिशा होगी वही विस्थापन की, यानी कि ये होगी। तो यानी बल और वेग के बीच में कितना 90 डिग्री का कोण होने को, और 90 डिग्री का कोण जब बनता है तो कोस 90 के जीरो होती है, यानी कि कार्य जो होगा शून्य होगा। तो सर्कल में जो कार्य होगा शून्य होगा। किस बल के कारण, इस बल के कारण। और यहाँ जो बल लगेगा उसके कारण भी 90 बनेगा, तो उसके कारण भी जीरो होगा। तो अब देखते हैं, जब कोस जीरो होता है तो कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। तो जब कार्य जो अधिकतम होता है, और कोस जीरो का मतलब जिस साइड में अपन ने बल लगाया उसी साइड अपनी वो विस्थापन की दिशा है, तो ये जीरो होता है। तो यहाँ पर कार्य अधिकतम होता है सबसे ज़्यादा। और जब थीटा 180 डिग्री होता है तो कार्य क्या होता है, नेगेटिव में होता है। और जब थीटा 90 डिग्री हो तो कार्य जो होता है शून्य होता है। कौन के बीच में ये थीटा, ये है हमारे बल और विस्थापन के बीच में थीटा है। वृत्तीय गति में बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, ये हमने देख लिया। बल व विस्थापन के मध्य 90 डिग्री हो तो शून्य होगा, बल व विस्थापन के 0 डिग्री हो तो अधिकतम होगा, और बल व विस्थापन के 180 हो तो न्यूनतम होगा, ये भी हमने देख लिया। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ये भी हमने देख लिया। कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ी एक 10 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाता है, तो व्यक्ति ने कितना कार्य किया। तो ये है, कोई व्यक्ति जमीन पर पड़ी एक 10 किलो की वस्तु है, ये 10 किलो की वस्तु है, वस्तु को 2 मीटर ऊपर उठाया। तो देखिए, इसने बल कहाँ की तरफ लगाया, तो 10 किलोग्राम की वस्तु है और इसने 2 मीटर ऊपर तक उठाया है। तो जब इस तरह बात आती है कि जब हम इसमें हाइट इंक्लूड हो गई, हमने की चीज़ पढ़ी है उसको एक हाइट तक हम लेकर गए, तो तब हम जो है हम यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो हम जो हमारा ये फॉर्मूला था वर्क का FD cos थीटा, इसको हम बदल सकते हैं mgh cos थीटा में। तो mg यहाँ पे पूरा भार हो गया उसका,
और एच जो हो गई उसकी एम हो गया उसका भार, जी हो गया गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और जी एच हो गई उसकी हाइट कितनी हाइट तक ले गए, और कॉस थीटा यानी कि बल और विस्थापन के बीच में क्या कोण बन रहा है। तो अगर मैं आदमी की बात करूँ तो ये 10 किलोग्राम की वस्तु को यहाँ पे हाइट पर लेकर जा रहा है, कितने 2 मीटर तक। तो आदमी द्वारा जो किया गया कार्य हो जाएगा 10 मीटर की वस्तु है। अगर मैं जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण 10 मान लूँ 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 ये हो गया, और 2 विस्थापन तक लेके जाओ, तो आदमी द्वारा किया गया कार्य जो है वो 200 जूल हो जाएगा। लेकिन यहीं पे एक दूसरा बल भी काम कर रहा है, जो होगा कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण बन रहा है, जो होगा कितना, -1। तो यहाँ पे ये मैंने यहाँ 0 रखा था तो 1 था, यहाँ -1। तो ये जो काम होगा वो होगा -mgh, क्योंकि कॉस यहाँ पे रखा गया 180 तो माइनस हो गया, यहाँ पे कॉस रखाया था 0, तो ये mgh रखा था। तो इसके द्वारा जो काम किया गया था वो यहाँ पे 2 तक लेके गया था, तो ये जो ये ले जाएगा, इसके द्वारा माइनस काम किया गया है, कितना, इतना ही काम माइनस में किया जाएगा। तो यानी अगर मैं सिर्फ कहूँ कि इस व्यक्ति के द्वारा कितना काम किया गया है, तो इतना काम किया गया है, और इसके द्वारा, इस बल के द्वारा जो काम किया गया है वो माइनस में किया गया है, इतना। और अगर मैं कहूँ टोटल इन दोनों बल से कितना कार्य किया गया है, तो वो शून्य किया जाएगा, कि टोटल वर्क जो है वो जुड़ता है, तो ये और ये जुड़ेंगे हम, तो ये जो है जुड़ेगा तो शून्य हो जाएगा। तो टोटल इन दोनों बल के द्वारा जो काम किया जाएगा वो शून्य किया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति चल रही होती है और उसके बाद उसकी चाल को बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है, उससे फिर कुछ काम किया जाता है, तो उसके लिए हमें वर्क के एक अलग फॉर्मूले की जरूरत होती है। तो वो हमने यहाँ पर है, तो जैसे हमने ये देखा था v² बराबर होता है u²। v जो बाद की स्पीड है, u जो पहले की स्पीड थी, और 2 त्वरण है, और s यहाँ पे विस्थापन है, और fs, तो fs क्या हो गया हमारा, f हो गया बल, s हो गया विस्थापन, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी हो गई, और -1/2 mu² जो पहले की एनर्जी। तो पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी को, जो हमने बाद की एनर्जी में पहले की एनर्जी को घटा दिया, तो ये आ जाएगा हमारा। तो इसे हम लिख सकते हैं वर्क के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यानी वर्क बराबर आ जाएगा 1/2 mv² - u²। तो v क्या है, m यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, और v है अंतिम वेग, और u जो है वो प्रारंभिक वेग है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। 5 किलोग्राम की एक वस्तु का वेग 2 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड कर दिया गया, तो बताओ कुल कार्य कितना किया गया। तो हमने ये जो है वो काम किया है, तो हमने यहाँ इसमें रख देंगे, तो कितने, 12 मीटर पर सेकंड से तो 2, तो इसमें से करेंगे पूरे, तो ये 350 जूल, यानी 350 का काम किया है इतने से इतने जो स्पीड की है उस पर। यदि कोई कार u वेग से चलती हुई आए, कार में ब्रेक लगाएं तो वह s दूरी के बाद अपना वेग शून्य करती है। यदि कार 2u वेग से आए तो ब्रेक लगाने पर वह s दूरी के बाद पुनः रुक जाए, तो बताओ बल कितने गुना हो जाएगा, वो गुना ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर जो प्रारंभिक वेग को हमने कितने 2 गुना कर दिया, प्रारंभिक वेग को 2 गुना कर दिए, तो बल जो है फिर उसी काम को, जैसे ये थे, तो पहले ये कार थी और ये ऐसा, तो ये u वेग से आ रही, तो यहाँ पर मैंने ब्रेक लगा, तो इस दूरी के बाद इसने अपना जो है विस्थापन, वो अंतिम वेग 0 कर लिया। अब मैं जो 2u से लेके आ रहा हूँ, और ऐसी विस्थापन के पास मुझे क्या करना है, इसको रोकना है। तो यहाँ पे अगर मैं F फोर्स लगा रहा था, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 4F फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो प्रारंभिक वेग था उसको डबल कर दिया, तो उसका स्क्वायर जो है वेग बढ़ जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4, तो यानी 4 गुना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उसी विस्थापन पर रोकने के लिए। अब हम देखते हैं क्या, यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर बस ये है कि जो टोटल काम किया गया है वो कितने समय में किया गया। तो मैकेनिकल जो शक्ति यानी कि पावर को हम पी से दर्शाएंगे, और जिसका मात्रक होता है वाट, और कार्य जिसका मात्रक होता है जूल, टी जो समय कितने सेकंड, जिन सेकंड में लेंगे, एफ होगा बल, और भी होगा वेग। तो जो शक्ति होगी, जो मैकेनिकल शक्ति, अभी तो हम शक्ति की बात करते हैं, तो शक्ति जो होगी, शक्ति कहलाती है कि टोटल काम जो है वो कितने समय में किया गया है। तो ये हो गए टोटल वर्क जो है वो कितने समय में किया गया। तो 1 वाट जो है, अगर हम शक्ति बात करें तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड के बराबर। यांत्रिक शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है
वॉट होता है, और जो हमारी शक्ति होगी वो एफ इन जो डॉट बी, तो डॉट से समझ में आ रहा है कि ये कैसी एक अदिश राशि है, और ये दोनों भले ही वेक्टर हैं। तो एफ क्या है यहाँ पे, एफ जो है यहाँ पे वो बल है, और वी जो है वो वेग है। तो ये हमने ये शक्ति इसको डिफाइन कर दिया, और ये हमारी यांत्रिक शक्ति हो गई। यांत्रिक शक्ति का ऐसा ही मतलब वाट होता है, ये हमने देख लिया। और यांत्रिक शक्ति जो है कि अदिश राशि है। 1 किलोवाट घंटा जो है वो कार्य कहलाएगा, और कार्य ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा जो है वो 36 × 10⁵ जूल, या 1 किलोवाट घंटा 36 लाख जूल कहलाएगा। अब हम देखते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा 3 तरह की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हमने देख ली, और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी और जो हमारी पोटेंशियल स्टैटिक ऊर्जा, इसको हम देख के बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ ये है, कोई वस्तु है, अगर ये प्रत्येक ये चल रही है, चलती हुई शक्ति चल रही है ये वस्तु, तो चलती हुई शक्ति में क्या है, गतिज ऊर्जा है, वो गति के कारण ही वो चल रही है। लेकिन अगर कोई एक चीज़ है, वस्तु है, अगर मैंने उसको पहले पकड़ लिया, उसके बाद मैं इसको देखूँगा, अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो क्या ये चल जाएगी? अगर ये चल जाती तो जो है तो इसके पास स्टैटिक ऊर्जा है, और यानी पोटेंशियल एनर्जी है। वो पोटेंशियल एनर्जी से अपने आप को स्थिति को चेंज करेगी, और अगर वो नहीं चलती तो उसमें स्टैटिक ऊर्जा नहीं है। तो प्रत्येक चलती हुई भागती हुई वस्तु के पास क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम कैसे नापेंगे, ये हमने देखा था, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो इसको हम जो रेखीय संवेग होता है वो p बराबर होता है mv के बराबर। mv यानी द्रव्यमान और वेग के बराबर जो रेखीय संवेग होता है। तो इसके हिसाब से हम ये भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे mv² रखेंगे तो एक हमने ज़्यादा रखा तो एक इधर आ जाएगा। तो k = p² और 2m। p क्या है यहाँ पे, रेखीय संवेग है। अगल अगल द्रव्यमान की दो गेंदों का रेखीय संवेग बराबर है तो किस गेंद की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? देखिए, अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का रेखीय संवेग बराबर है, तो द्रव्यमान, अगर ये द्रव्यमान क्या है, यहाँ पर संवेग के हिसाब से देखें तो अगर इस सूत्र से देखेंगे, अलग अलग द्रव्यमान है, द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगा, तो ये कम होगी, और ये कम होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। यानी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होने के लिए हल्के द्रव्यमान चाहिए, तो हल्की गेंद का जो गतिज ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी। अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का वेग बराबर है, किस गेंद की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी? तो वेग के क्या है, वेग के सीधा ये प्रोपोर्शनल है, तो वेग ज़्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर तो वेग बराबर दे दिया है, यानी वेग तो बराबर है, तो अब बात कहाँ अटकेगी? बात अटकेगी द्रव्यमान पर। अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का वेग बराबर, तो किस गेंद की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी? तो द्रव्यमान में यहाँ पर रख दूँ तो द्रव्यमान तो बराबर हो गया, तो यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम होगी, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। यानी यहाँ भी हल्की जो गेंद है उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, क्योंकि द्रव्यमान बराबर है, वेग बराबर है, और द्रव्यमान पर बात आगे अटक जाती है। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पहले कितनी हो जाएगी? तो हम सीधे इस फॉर्मूले में रख लेंगे। ये थी पहले की स्थिति, और ये हमने कर दी बाद की स्थिति। क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग को 2 गुना करना, तो द्रव्यमान और वेग को 2 गुना करेंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगी। उसके बाद हमें ये चीज़ लेकर आनी, क्योंकि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये चीज़ बनाएंगे हम यहाँ पे केवल, यानी कि 8 गुना हो जाएगी। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा है वो 8 गुना हो जाएगी। अब देखते हैं 3D मूवी देखने वाले चश्मे में पोलराइटिक्स का उपयोग किया जाता है। अब स्थितिक ऊर्जा देखते हैं। किसी वस्तु की स्थिति से उत्पन्न, कोई स्थिति अब मैंने रोका हुआ है तो वो एकदम छोड़ूंगा चली जाएगी, स्थिति से उत्पन्न ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। ऊंचाई बढ़ने पर जो है स्थितिक ऊर्जा का मान बढ़ता है। अगर मैं ऊंचाई ले जाऊंगा तो उसकी स्थितिक ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा ऊंचाई बढ़ने पर, क्योंकि ऊंचाई पर एक तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो कुछ उससे भी चीज़ आगे वो अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण के बल खींचेगी, इस कारण उसमें स्थितिक पोटेंशियल एनर्जी अपने आप स्टोर हो जाती है। अगर मैं ये पृथ्वी है, यहाँ से मैं किसी चीज़ को ऊपर ले जाता हूँ हाइट पे,
तो अब मैं इसको भले अगर धरती पे पकड़े रहता, कोई चीज़ ज़मीन पर पड़ी है तो वो वहीं पे पड़ी रहती, तो उसमें स्थितिक ऊर्जा नहीं होती, लेकिन मैं उसको ऊपर लेके गया तो उसको अगर मैं छोड़ दूंगा तो उसी यहाँ पर धरती पे आएगी, तो उसमें स्थितिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा, स्थितिक ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो स्थितिक ऊर्जा जो होती है वो mgh होती है। m यहाँ पर द्रव्यमान, g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण हो गया और h यहाँ पे हाइट हो गई। तो ये स्थितिक ऊर्जा हो गई कि यदि किसी वस्तु को खुला छोड़ने पर वह हलचल करे तो उसमें स्थितिक ऊर्जा है। जैसे दबे स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो अपने आप पुरानी स्थिति में आ जाता है, उसमें क्या है, स्थितिक ऊर्जा है। स्प्रिंग के लिए स्थितिक ऊर्जा का जो सूत्र वो अलग होता है, U बराबर 1/2 U एक्स स्क्वायर। तो एक्स यहाँ पे स्प्रिंग में खिंचाव है, स्प्रिंग में कितना खिंचाव किया हुआ है, कि स्प्रिंग एक नियतांक है और मात्रा किसका होगा, न्यूटन पर मीटर। यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, ये हमने देखा था मैकेनिकल पावर ये अलग चीज़ है और मैकेनिकल एनर्जी अलग है। तो मैकेनिकल एनर्जी हम देख लेते हैं। मैकेनिकल एनर्जी होती है स्टैटिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का योग जो है वो कांस्टेंट रहता है। मैकेनिकल ऊर्जा जो है वो मतलब कांस्टेंट है। अगर मैं कोई चीज़ है यहाँ पे, तो यहाँ ये वस्तु है, यहाँ पे उसकी गतिज ऊर्जा, और कोई वस्तु ये पृथ्वी पर रखी हुई है, ठीक है, इसकी यहाँ पे गतिज ऊर्जा और जो स्टैटिक ऊर्जा है वो योग जो है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो वही योग गतिज ऊर्जा और स्टैटिक ऊर्जा का यहाँ पे होगा। यानी मैकेनिकल ऊर्जा वह है जहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्टैटिक ऊर्जा का योग बराबर रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ धरती पर रखी तो उसमें स्टैटिक ऊर्जा 0 है, और तो ठीक इसी तरह जो इनका योग कांस्टेंट रहेगा वो हम आगे देखते हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाता है या नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो हर बिंदु पर स्थितिक ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। अब देखिए ये कैसे होगा, ये जिसे यांत्र या फिर हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल ऊर्जा का योग बराबर रहता है, यह चीज़। और ये धरती यहाँ पर मैंने छोड़ा तो यहाँ पे क्या थी, इसमें स्थितिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा थी और गतिज ऊर्जा 0 थी। तो उसके बाद ये नीचे जाती जाएगी और स्थितिक ऊर्जा जो है वो कम होती जाएगी, और जितनी ये कम होती जाएगी उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो ये जो है जितना, अगर यहाँ पे 4 इनका योग था तो यहाँ भी 4 होगा, और लास्ट में यहाँ भी 4 होगा। आते आते यहाँ पे स्थितिक ऊर्जा 0 हो जाएगी, लेकिन जो गतिज ऊर्जा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और उतनी स्पीड से वो टकराएगी। तो मैकेनिकल ऊर्जा वह है जहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा का योग जो है समान रहता है। एक 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए तल से 10 किलोग्राम की वस्तु को 20 मीटर ऊपर लेकर जाएं तो उसकी स्थितिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो ये है एक 30 कोण के झुके हुए तल से, ये झुका हुआ तल है, ये 10 किलोग्राम की चीज़ है, इसको मैं 20 मीटर ऊपर ले जा रहा हूँ। तो 20 मीटर, तो मेरा मतलब इसमें ऊपर नहीं, इसमें विस्थापन है, तो ये यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है। तो यहाँ ये चीज़ को यहाँ पे 20 मीटर का विस्थापन मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ लेके जा रहा हूँ। ये हाइट हमें यहाँ पे दी नहीं, और तो हमें 30 डिग्री का एक कोण दिया, 30 डिग्री के इससे इतने ऊपर लेके जा रहा हूँ मैं। तो स्थितिक ऊर्जा कितनी हो जाएगी, और जी का मान इतना दिया है। तो यहाँ पे पहले मैं ये निकालूंगा, तो ये इससे निकाल लूँगा मैं, ये 90 है तो यहाँ पे 2 है, तो अगर यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे √3 होगा। तो ये अगर 20 है तो ये हाइट कितनी हो गई, 10, हाइट 10 निकल आई। तो जो स्थितिक ऊर्जा होगी mgh, तो m कितनी हो गई, m इसका द्रव्यमान 10 और g मैंने 10 मान ली, 10 मीटर पर सेकंड, और जो h है वो 10, तो ये कितनी 1000 जूल हो जाएगी स्थितिक ऊर्जा। अब एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से एक घर्षण रहित, यानी घर्षण नहीं उसमें घर्षण रहित सतह पर चल रही है। यह वस्तु एक बिना खिंचे स्प्रिंग पर टकराती है और स्प्रिंग को तब तक दबाती है जब तक वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 ना हो जाए। बताओ स्प्रिंग कितना दबाए, अगर स्प्रिंग नियतांक कितना दिया हुआ। तो देखिए ये जो 2 किलोग्राम की वस्तु है उतनी स्पीड से चल रही है, तो इसमें चल रही है तो क्या होगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये स्प्रिंग इसको दबाएगी जब तक इसकी 0 नहीं हो जाएगी। तो जब ये इसको स्प्रिंग को दबाएगी तो स्प्रिंग में जब दबने के बाद स्प्रिंग के बाद क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यानी स्थितिक ऊर्जा आएगी। एक हमने ये नियम भी देखा है कि ऊर्जा को ना ही ख़त्म किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, बस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
तो ये जो स्प्रिंग के पास जो स्थैतिक ऊर्जा आई है वो कहाँ से आई है, वो इस ये ऊर्जा जो है वो स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गई है बस। तो ये ऊर्जा जो है पूरी स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गई है, तब जाकर उसमें जो मतलब जितनी ऊर्जा ये है उतनी ऊर्जा जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होगी। अगर ये इस ऊर्जा इसमें हम ये ऊर्जा इस पास जो बल है ऊर्जा के रूप में वो इसमें नहीं लगाते तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती। तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान हमने ट्रांसफ़र किया, यानी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है वो किस में चेंज हो गई है, स्प्रिंग की स्थैतिक ऊर्जा में। वस्तु की गतिज ऊर्जा ये है 1/2 mv², तो ये हमने निकाला। और यहाँ पे जो स्प्रिंग की स्थैतिक ऊर्जा जो होगी वो ये होगी 1/2 k x²। तो 1/2 से 1/2 कट हो जाएगा, और ये हमने देखा तो ये दोनों इसको बराबर हो जाएंगे। तो इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था स्प्रिंग की नियतांक कितना है, तो बता स्प्रिंग कितना था हुआ। तो स्प्रिंग में यानी खिंचाव, तो इसमें खिंचाव ये है, तो इसमें एक्स के मान निकाल देंगे हम, एक्स का मान आ जाएगा इतना। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं। अब देखते हैं हम सरल लोलक। तो सरल लोलक जो है वो एक दोलन करता है। जो हमने एक चीज़ ली यहाँ से इसको बांध दिया, उसके बाद इसको कुछ विस्थापित करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसे दोलन करेगा। तो इसका दोलन जो है वो पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो यहाँ पे इस पर एक दोलन कंप्लीट होता है। जब लोलक अपना एक चक्कर पूरा कर ले तब उसे दोलन कहते हैं। जब एक चक्कर पूरा कर लेता है लोलक तो उसे दोलन कहते हैं। तो इसमें जो एक रस्सी से बंधा हुआ रहता है, लेकिन ये पूरी रस्सी और इसकी जो बीच की जो पॉइंट है, सेंटर बिंदु है, यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें लेना ज़रूरी होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो अब देखो आवर्तकाल देखते हैं, इस दौरान देखिए लोलक को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, यानी इसको इतना समय में 1 सेकंड लगा है तो वो उसका एक आवर्तकाल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 2 सेकंड लगा तो 2 सेकंड उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो सरल लोलक आवर्तकाल कैसे निकालते हैं, तो ये है एक धागे से बंधी हुई, यहाँ तक बंधी हुई और उसकी त्रिज्या ये है। तो इसका जो आवर्तकाल होगा टी, अगर मैं मानूँ तो वो बराबर होगा 2 पाई और रूट में एल, और एल जो है वो ये पूरी जितना धागा है और जितनी आगे की त्रिज्या सेंटर पॉइंट, तो वो दोनों होगा मिलकर एल, और जी जो होगा वो गुरुत्वीय त्वरण। तो इससे हम निकालेंगे सरल लोलक का आवर्तकाल। तो जी यहाँ पे क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण, टी जो है सरल लोलक का आवर्तकाल है, और एल जो है वो धागे की लंबाई और लोलक की त्रिज्या है। सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यानी कि इसका द्रव्यमान कुछ भी हो, इसका आवर्तकाल इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसका द्रव्यमान कितना है। इसका जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो इस धागे की लंबाई, इसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं, पानी से भरी एक बाल्टी को रस्सी से बांधकर हिलाकर छोड़ दें तो यह एक निश्चित समय में अपना आवर्तकाल पूरा करती है। यदि इसकी तली में छेद कर दिया जाए तो इसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये पानी की भरी हुई बाल्टी थी, हमने इसको टांग दिया और इसको पर हिला दिया तो इसका एक आवर्तकाल होगा। जब ये भरी हुई थी तो तब इसका जो सेंटर बिंदु था तो वो यहाँ पे था। देखिए अगर कोई चीज़ जैसे कि ये मेरे पास एक है घन, और इसके हर तरफ इसके मतलब हर तरफ से शेप जो है समान है, हर तरफ मास जो है बराबर फैला हुआ है, तो इसका जो सेंटर होगा बिल्कुल बीच में होगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी आड़ी टेढ़ी चीज़ ले लूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो सेंटर जो होगा वो द्रव्यमान के पास ज़्यादा होगा, द्रव्यमान के पास होगा। यहाँ द्रव्यमान ज़्यादा है उसके पास होगा सेंटर, तो अधिकतर इसका सेंटर यहाँ पर होगा। ठीक ऐसे ही अगर ये कोई चीज़ बाल्टी पहले थी इतनी फुल भरी थी, उसका सेंटर यहाँ पे था, अब ये आधी हो गई तो ये आधी होगी, तो अब आधी के बीच में यहाँ पर सेंटर होगा। तो ये इससे सेंटर से ही हम क्या लेंथ निकालेंगे। तो ये पूरी बाल्टी है और बाल्टी का पहले सेंटर यहाँ था तो एल की लंबाई इतनी थी। अब इसमें बाल्टी आधी खाली हो गई तो एल की लंबाई, इसका सेंटर यहाँ हो गया तो एल की लंबाई बढ़ गई, और जो एल की लंबाई वो आवर्तकाल के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और यहाँ पे जब बाल्टी पूरी खाली हो जाएगी तो ये सेंटर पॉइंट तो फिर वापस बीच में आ जाएगा। तो ये जो फिर यहाँ पे बीच में आ जाएगा तो ये आवर्तकाल इसके बराबर हो जाएगा। जो होगी लेंथ इसकी कम होगी तो आवर्तकाल इसके मुकाबले कम हो जाएगा, इसके मुकाबले बराबर हो जाएगा। तो टपकती हुई बाल्टी का आवर्तकाल पहले बढ़ता है फिर घटता है। पहले तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा और उसके बाद फिर घट जाएगा। एक लोहे के गोले व एक कॉटन के गोले जिनका भार 1-1 किलोग्राम का है को हिलाकर छोड़ने पर इनका आवर्तकाल ज़्यादा होगा। देखिए लोहे क्या तो
छोटी सी जगह में उसका 1 किलोग्राम हो जाएगा, लेकिन कॉटन के लिए एक बड़ा चाहिए। तो इसके लिए जब कोई एक सेम लंबाई की तार से इनको बांधा हुआ है, लेकिन इसका जो सेंटर बिंदु होगा, क्योंकि छोटे कारण इसकी जो एल की लंबाई आएगी कम, लेकिन इसका सेंटर बिंदु दूर होगा तो इसकी लंबाई आएगी ज़्यादा। और जब हमको हिल को हिला के करेंगे तो एल की लंबाई इसकी कम है तो इसका आवर्तकाल कितना होगा, एल की लंबाई कम है तो आवर्तकाल कम होगा, और इस एल की लंबाई ज़्यादा है तो इसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा। यानी ज़्यादा समय अपना आवर्तकाल ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ज़्यादा समय ले रही है, यानी ये अपना चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लेगी। आवर्तकाल कम होने का मतलब है कि ये जल्दी अपना चक्कर पूरा कर लेगी, इसमें कम समय लगेगा। तो जो L1 जो है ये छोटी है और L2 बड़ी है, तो T1 इसमें T1 छोटा होगा और T2 बड़ा होगा। दो गोलों का आकार समान है जिनके द्रव्यमान इतने और इतने किलोग्राम की है, तो इनका आवर्तकाल क्या होगा। तो देखिए हमें इनके द्रव्यमान से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इनका आकार जो है आकार समान है तो इनका सेंटर पॉइंट बराबर होगा, और समान भी और एक ही समान अगर लेंथ से उसे बांधा है तो उनका आवर्तकाल बराबर होगा। यदि लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण इसके रिपोर्शनल है, गुरुत्वीय त्वरण कम होगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और वो कितना बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा √6 गुना जो है वो बढ़ जाता है। यदि किसी लोलक को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के केंद्र पर ले जाएं तो यह एक चक्कर पूरा लगाने में अनंत समय लगा देगा। ये पृथ्वी है आदि, ये पृथ्वी यहाँ के केंद्र पर ले जाएं तो ये जो चीज़ें वहीं पे पड़ी रहेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ये अपना एक समय एक यहाँ से यहाँ पर जो वो है आवर्तकाल करने में अनंत समय लगा दे, क्योंकि वो वहीं पे पड़ी रहेगी, वो दोलन करेगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनंत समय पर ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे G0 हो जाएगा ना, G0 हो जाएगा तो जीरो होने का जी अनंत हो जाएगा, तो यानी इसका जो वो हो जाएगा आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड लोलक बस सिर्फ इतना सा रखना है, जो जिस सेकंड लोलक का मतलब ये कि जो एक चक्कर में सिर्फ 2 सेकंड को एक चक्कर 2 सेकंड में पूरा करता है, वो सेकंड लोलक है। कोई भी चीज़ है अगर वो उसका जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है तो वो कौन सा है, लोलक है, एक सेकंड लोलक है। यदि कोई व्यक्ति झूला झूलते समय उसके ऊपर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है या बढ़ जाता है। देखिए व्यक्ति पहले यहाँ से ये था झूला, यहाँ से ये डोरी बंधी हुई थी, यहाँ पे झूल रहा था, तो यहाँ पे पहले बैठा था तो यहाँ पे केंद्र था उसका, खड़ा हो गया तो केंद्र यहाँ पे हो गया, यानी कि जो एल की लंबाई जो है वो कम हो गई है, कम हो गई तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, पहले गुना लंबाई कम होने के कारण कम हो जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है उसके साथ एक और व्यक्ति आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर बैठा था तो इसका सेंटर बिंदु ये बैठा था इसका सेंटर बिंदु ये, तो ये लंबाई थी, लंबाई के लिए ये सेंटर बिंदु एक ही उसमें काम करेंगे तो इस पर तो लंबाई उतनी की उतनी रहेगी, तो उस आवर्तकाल है या दोलन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं लोलक घड़ी। तो जो पेंडुलम क्लॉक होती है, जो जो इस तरह जो पेंडुलम है उससे टाइम चेंज होता है, तो सर्दी में जो है इसकी जो सिकुड़ जाती है और गर्मियों में ये बड़ी हो जाती है। तो जब गर्मी होती है तो जब इसकी लंबाई बढ़ जाती है उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, तो यानी ये देर में अपना समय पूरा करेगी, तो यानी कि इसका जो पेंडुलम क्लॉक जो है वो स्लो हो जाएगी, और सर्दी में इसकी जो है वो पेंडुलम क्लॉक सिकुड़ जाएगी तो ये जल्दी अपना क्या समय पूरा करेगी, तो क्लॉक जो है वो फास्ट हो जाएगी। अब देखते हैं सरल लोलक। तो ये हमने सरल लोलक देखा था, तो ये जो है यहाँ से यहाँ जाएगा फिर यहाँ से अपना आवर्तकाल पूरा करेगा। देखिए यहाँ जब जाता है तो यहाँ इसका वेग हो जाता है 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ जाते इसका वेग 0 हो जाता है। वेग 0 होने के कारण, क्योंकि हमने काइनेटिक पढ़ी थी 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर अधिकतम होगी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी जैसे छोड़ेंगे तो सीधा इस तरफ भागेगा। और बल भी है, वो जो बल यहाँ पे इस तरफ काम करता है, तो बल जैसे यहाँ पर मुझे बल ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, यहाँ बल ज़्यादा लग रहा है, तो बल अधिकतम होगा, यानी कोनों पे जो है वेग 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होती है, बल जो है वो अधिकतम होता है, और जो त्वरण है वो भी अधिकतम हो, त्वरण इस पर ज़्यादा लगेगा। ये चीज़ है यहाँ पे ये, और इसको ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा तो यहाँ पे त्वरण ज़्यादा लगेगा, ये बल एनर्जी त्वरण भी अधिक लगता है। और जबकि बीच में बात करें तो बीच में इसका वेग जो है वो अधिकतम होता है, यहाँ पे जब यहाँ जाती है तो इसका वेग यहाँ पे पूरी तरह बढ़ जाता है, पूरी वेग से फिर यहाँ पे जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी, जिस कारण काइनेटिक एनर्जी अधिकतम हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से जो यहाँ पे जो जिस स्पीड से यहाँ आ रही थी उस स्पीड से यहाँ पे कम हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम हो जाती है सेंट्रल में। तो इस तरह हमारा ये ख़त्म हो गया।